ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि वीबीटी कवर कर लिया था, ठीक है। एंड आज के जो लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, CFT। अब हमने पिछली क्लास में ना कुछ लिमिटेशंस देखी थी, किसकी, वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। उन्हीं की लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास क्या आई, CFT आई, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये जो CFT थी ना, CFT के क्या अजम्पशंस थे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि CFT क्यों आई। एंड VBT के लिमिटेशंस तो हम देख चुके हैं, VBT के लिमिटेशंस की वजह से CFT आई। अब CFT के ना कुछ अजम्पशंस थे। सबसे पहला क्या था कि जो मेरे पास मेटल होता है ना, मेटल एंड जो लिगेंड होता है, मेटल एंड लिगेंड का जो बॉन्ड होता है, हमें पता है कि यहाँ पे हम कैसा बॉन्ड लेके चल रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं CFT की, CFT ने क्या बोला कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड होता है ना, वो कैसा होता है, आयनिक। कैसा होता है, प्योरली आयनिक। आयनिक मतलब एक होगा माइनस, एक होगा प्लस का आयन। माइनस और प्लस के बीच में क्या होगी, इंटरैक्शन होगी। क्या होगी, इंटरैक्शन। तो ये CFT का क्या था, सबसे पहला एजम्पशन था। अब इसमें माइनस चार्ज क्यों आया, हमारे मन में ये बात उठेगी, क्यों आया, क्योंकि मेटल्स क्या करता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंड लिगेंड क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है। तो जो डोनेट करेगा उसके पास तो कमी हो गई, कमी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो थोड़ी सी अजम्पशंस देख लेते हैं। CFT क्या क्या लेके चला, it assumes ligand and central metal atom interaction to be purely ionic। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो इंटरैक्शन है वो कैसी है, purely ionic। It does not explain the covalent nature। ये covalent nature को explain ही नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब है कि VBT ने क्या बोला था कि दोनों के बीच में covalent bonding है, लेकिन CFT ने क्या बोला कि नहीं, ये चीज गलत है, इनके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। दूसरी assumptions देखते हैं। It assumes ligand and central metal atom to be point charges। कि ये क्या है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस है, बहुत छोटे चार्जेस है। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये मेटल है, ये लिगेंड है, अब इनके बीच में क्या है, आयंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना। तो इनके बीच में क्या है, छोटे चार्जेस है। चार्जेस जब हो जाते हैं तो क्या क्रिएट हो जाता है, डाइपोल बोलते हैं ना हम। जब चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड असम्पशन क्या बोलता है कि जो ये लिगेंड होता है और जो मेटल होता है, लिगेंड और मेटल क्या है, पॉइंट चार्जेस डाइपोल है। पॉइंट चार्जेस या डाइपोल जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं, ओके। थर्ड क्या कहता है, CFT ऑलवेज गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हमने VBT के लिमिटेशंस में क्या देखा था कि VBT क्या है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती मैग्नेटिक मोमेंट की। अब जब कोई चीज किसी चीज में सफल ही नहीं हो रही तो हमें नई चीज तो लानी पड़ेगी ना। तो CFT ने क्या किया, CFT आई और मैग्नेटिक मोमेंट को लेकर आई अपने साथ, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू देती है, ठीक है। लेकिन CFT जो है ना, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें नहीं बताती, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में CFT हमें नहीं बताती। जो कौन बताता है, VBT बताती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। अब देखो ये ना, और क्या है, CFT क्या एक्सप्लेन करती है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है, d ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करती है, स्प्लिटिंग करती है, किसकी, d ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अभी ये स्प्लिटिंग हम आगे देखेंगे अच्छे से।
अभी बस स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुके हैं। तो ये CFT हमें इसको एक्सप्लेन करती है, हमें बताती है कि ये क्या है, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ना मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की नेमिंग करना बता देती हूँ कि डी ऑर्बिटल्स, देखो ये हमें पता है कि ये क्या है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन डी ऑर्बिटल की नेमिंग कैसे करते हैं, अब देखो यहां से ये क्या है मेरे पास, dxy, ये क्या है dyz, ये क्या है dxz, ये क्या है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है dz स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल्स की नेमिंग कर दी हमने। ठीक है, अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये इन सारे ऑर्बिटल से भी जाने जाते हैं, या तो आप डी ऑर्बिटल बोल लो या आप ये सारा बोल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये मैंने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखी है आप लोगों के लिए, कि आपको पेपर में दे देगा, आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, आपसे पूछेगा शेप बता दो, उसकी शेप बताओ वो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में VBT करा दिया। ठीक है, देन वो आपसे CFT के बारे में पूछेगा कि डी ऑर्बिटल कौन कौन से यूज हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री व्हाट टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, कौन से टाइप के डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो ये चीज हमें क्या करनी है, कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, इसको हमें याद कर लेना है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका क्या मतलब 6 लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 लिगेंड होंगे। तो चलो बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत टाइप से आ सकता है, या तो आपको मॉलिक्यूल दे देगा, आपको SF6 दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें कौन से टाइप के डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो आपको ये मार्क करके आना है, या फिर वो आपको दे देगा, शेप बता देगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बता दो कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो आपको ये मार्क करके आना है। सेकंड क्या है मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन हम देख चुके हैं, DSP2 होती है, VBT में हमने पढ़ा है, DSP2 या SD3 कुछ भी बोल लो। ठीक है, DSP2 कब होता है, जब हम इनर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, SD3 कब होता है, जब हम आउटर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसमें देखो ये काम की चीज याद करनी है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कौन से टाइप का यूज होता है डी ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो, क्योंकि अब इनके पीछे के लॉजिक देखने का टाइम जा चुका है, अब हमें इन चीजों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको वो दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो पेपर में एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है कि PTCL4 में बताओ कि कौन से टाइप का डी ऑर्बिटल यूज होता है। अब आपको पता है PTCL4 क्या है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो उसकी देखो यहां से हम इसकी शेप बता देंगे। ओके, अब आते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP3D या DSP3। ठीक है, VBT से हम देख चुके हैं। डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है, डी ऑर्बिटल यूज होता है dz स्क्वायर। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, मतलब 5 लिगेंड जुड़े हुए होंगे इसमें। ठीक है, 5 लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5। बस इसकी ज्योमेट्री बना देते हैं, बन गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो, अब ना थोड़ी बात कर लेते हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो लिगेंड होता है वो कैसे अप्रोच करता है, लिगेंड कैसे अप्रोच करता है।
सी, ये मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास क्या है, एक मेटल है। मेटल के साथ कितने वो जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, देखो अब ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये समझ लो ऐसे लिगेंड्स हैं, तो जो इसमें वो क्या बोलते हैं, लाइक इसमें जो वो होते हैं ना हमारे पास लिगेंड, उसकी अप्रोच कैसे होती है, लिगेंड की अप्रोच होती है हमारे पास अलोंग द एक्सिस। कैसे, एक्सिस के अलोंग, इसको क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो जो हमारे मेटल पर लिगेंड की अप्रोच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए डी ऑर्बिटल लिख के रखे हैं, वही जो अभी मैंने आपको पीछे बताए। ठीक है, तो ये dxy, dyz, dzx। अब ये देखो, ये मेरे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं, अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ना मैं आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल सिखाऊंगी कि कैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं T2g में और Eg में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है, डी ऑर्बिटल। ओके, अब देखो जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं ना, तो जो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, नीचे होती है, एंड 2 की क्या होती है, ऊपर होती है। अब बोर्ड्स में भी हमने ऐसा स्टडी किया है कि इसकी क्यों ऐसा होता है। अब हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो हम उन्हीं को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, dxy, dyz, dxz। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, और इनकी एनर्जी क्या होती है, ऊपर। इतनी बात समझ आती है। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास ये बीच का होता है, लाइक इसमें जो मेरे पास सेंटर होता है ना, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी होती है, अब ना इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइक सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे लाइक बताओ कि जो हमारे पास T2g होता है और Eg होता है, उसकी स्प्लिटिंग में कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो T2g में कौन कौन से हो गए, अभी हमने देख लिया, dxy, dyz, dxz। ठीक है, Eg में कौन कौन से होते हैं, dx² - y², dz²। ठीक है, ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल कौन से, T2g, ये कौन से, Eg। Eg में कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, अभी हमने लर्न कर लिया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कवर करेंगे जिससे हमारा क्विक रिवीजन होता जाए साथ साथ। ओके, अब देखो CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब मैंने ना ये डायग्राम आपके लिए क्यों बनाया है कि आपको पता चल पाए कि कौन से बॉन्ड एक्सियल होते हैं, कौन से इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, अब ये SF6 का डायग्राम है, किसका है ये, SF6। तो यहाँ पे ना मेरे पास F6 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास बॉन्ड होता है कौन सा, ये वाला, वो कौन सा होता है, एक्सियल। ठीक है, कौन सा होता है, एक्सियल। और मेरे जो बाकी के ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो प्लेन में ही नहीं है, जो प्लेन में ही नहीं है, ये वाले बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ये वाले जो प्लेन से बाहर हैं, जो प्लेन के अंदर है, लाइक इधर वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनके पास कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जस्ट बेसिक मतलब लाइक बेसिक नॉलेज थी, ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक्सियल, अगर जो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होती है, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है,
अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड में से एक्सियल वाला बड़ा हो, ठीक है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक्सियल बॉन्ड थे, ठीक है, ये कौन से थे, इक्वेटोरियल, तो एक्सियल वाला बड़ा है ना, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बोली जाती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, ये कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, टीबीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक्सियल वाला छोटा हो जाए किससे, इक्वेटोरियल वाले से, तो मेरे पास कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी मुझे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाला एक्सियल से बड़ा होगा तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, जब एक्सियल वाला बड़ा होगा तो इक्वेटोरियल वाले से तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री या शेप जो भी। और एक्सियल ये वाली भी बना देती हूँ। इसमें क्या है, जो हमारे पास ये है ना एक्सियल वाले, वो छोटे हो जाएंगे किससे, इक्वेटोरियल वाले से, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी हो जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे बना के भी दे सकता है, ऐसे कंपाउंड बना हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि इस ज्योमेट्री का नाम बताओ और ये बताओ कि इसमें इसके जो बॉन्ड्स है इसमें एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के इक्वल है कि कैसे है, तो वो आपको इसको देख के समझ आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ से हमारी मेन सीएफटी शुरू होती है। सीएफटी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये मेरे पास डी ऑर्बिटल था, क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो ये डी ऑर्बिटल होता है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया किस किस में, EG एंड T2G। ओके, अब बेरी सेंटर से T2G तक की जो एनर्जी होती है, जो पेयरिंग एंड लाइक T2G से बेरी सेंटर तक की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -0.4 डेल्टा O। डेल्टा O का क्या मतलब है, O का क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, आगे हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा T की, जो कि कौन क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो बेरी सेंटर से T2G तक की दूरी क्या बोलती है, -0.4। अब बेरी सेंटर से EG तक की जो दूरी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, +0.6 डेल्टा O, ठीक है। अब देखो, अब ये जो दोनों एनर्जीज होती है ना, एक चीज हमेशा हमारे माइंड में रहनी चाहिए, ये जो दोनों एनर्जीज होती हैं इनका सम हमेशा 0 आना चाहिए। अब ये भी देखते हैं कि इसका सम 0 कैसे आता है। देखो, जो अब ये 0.6 है, 0.6 डेल्टा O, EG में कितने ऑर्बिटल्स, 2, ठीक है, प्लस दोनों का सम कर रहे हैं ना। अब -0.4 डेल्टा O, T2G में कितने ऑर्बिटल्स, 3। अब इनको प्लस करो एंड जब आप सम करोगे ना इन दोनों का, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि जो EG और T2G की एनर्जीज को जब हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या आती है, 0, ठीक है। किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि बेरी सेंटर से लेकर T2G तक की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास किसका सम होता है, EG वाली और T2G वाली का क्या सम होता है हमारे पास, 0। तो देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा O होता है ना, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी टोटल किसकी, ऑक्टाहेड्रल के केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल O। डेल T की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल की टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल की टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये MCQ टाइप में चीजें बन सकती हैं।
अब देखो डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग किस में होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया Eg में और T2G में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक जो मेन चीज मुझे आपको बतानी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, देखो ऑक्टाहेड्रल में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो जब हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवाएंगे ना, तो जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या कर लेंगे, वो पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ऐसा हमने वीबीटी में भी देखा था। यहां पे पेयरिंग कैसे होगी, सी, देखो अब जैसे मेरे पास ना मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। अब आपके मन में ये चीज उठ रही होगी कि मैम 1 2 3 4 5 एंड देन हम 6 को भी फिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो जो हमारे पास पेयरिंग है वो हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है ना दोनों के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बहुत कम होती है। तो वो लिगेंड, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये होता है कि लाइक हम पेयरिंग क्यों करनी है, हम सीधा यहाँ पे क्या कर लें, अपने को हुंड्स रूल को फॉलो कर लें, ठीक है। अब देखो वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, पेयरिंग का हम पॉसिबल नहीं करा सकते। पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना है ना, तो मैं कैसे कराऊंगी, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स में करवाना है इसको फिल, तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसका मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में मेरे पास हुंड्स रूल क्या करता है, फॉलो होता है, हुंड्स रूल फॉलो होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड का केस होता है उसमें क्या हुंड्स रूल फॉलो होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, हुंड्स रूल हमें क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको एक ऑर्डर में फिल करना हो, ठीक है। अब वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही जगह पे पेयरिंग कर लेते हैं, लाइक होना तो ये चाहिए ना 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इधर आ जाए हम, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग को पॉसिबल करा देते हैं। उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, जब हम डेल्टा ओ की बात करते हैं, अब डेल्टा ओ किस किस चीजों पे डिपेंड होता है। देखो डेल्टा ओ किस चीज पे डिपेंड होगा, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि डेल्टा ओ किस किस चीजों पे डिपेंड होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा मेटल का, तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन का मतलब क्या है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, इनके बीच का जो इंटरैक्शन है ना वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब इनके बीच का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेरे पास क्या होने लगेंगी, रिपल्शंस होने लगेंगी। अब देखो कोई चीजें पास आ रही हैं तो उनमें क्या होने लग जाती हैं, रिपल्शंस होने लग जाती हैं, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या होगा कि जो उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। रिपल्शन से क्या होगा, स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब जो अभी हमने देखा, ये स्प्लिटिंग का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो CFSE के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। CFSE क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब मैं d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कराती हूँ ना, तो मेरे जो स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स होते हैं कि उनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में मेन क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि आपको यहाँ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो ये फॉर्मूले को याद करना बताती हूँ कैसे करेंगे। मेरे पास d ऑर्बिटल है, वो स्प्लिट हुआ Eg में और T2g में। ठीक है, Eg में और T2g में वो स्प्लिट हुआ। अब देखो मेरे को जैसे भरने हैं, समझो मेरे पास D6 का कंपाउंड है, कोई कौन सा कंपाउंड है? D6 का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो समझ लो यहाँ पे हम वीक फील्ड लिगेंड का केस ले रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस ले रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है? पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो 6 लिगेंड्स, 6 मुझे और इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरूंगी? 1 2 3, पेयरिंग डन है, 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 6। ठीक है, तो मैं क्या डालूंगी? ये फॉर्मूला तो मुझे याद करना पड़ेगा कि 0.6 del O मल्टीप्लाई बाय, अब देखो जो ये होता है हमारे पास, उसको कितनी वैल्यू होती है? 0.6, एंड इसकी कितनी होती है? 0.4। हमने यहाँ पे अभी अभी देखा है ये चीज। ठीक है, 0.6 एंड माइनस 0.4। ओके, कितनी? 0.6 डेल्टा O एंड माइनस 0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि लाइक अब मेरे T2g में कितने हैं? 6 हैं, तो 0.6 डेल्टा O, इसमें तो कुछ है ही नहीं, Eg में तो कुछ है ही नहीं, तो हम 0 डाल देंगे। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस जो मेरे पास T2g ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कितनी? माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। 0 प्लस 6 4g, 6 4s are 24 एंड दिस विल बी 0.24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.24। वो हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ आया ये फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो ये चीज मैंने अभी आपको पहले ही बता दी कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसका मतलब क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। देखो डेल्टा O से अगर पेयरिंग एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। डेल्टा O से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि हमें पेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो क्या करवा पाए? पेयरिंग करवा पाए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास? पेयरिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि डेल्टा O से बड़ी हो गई क्या? पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा O क्या था मेरा? दोनों के बीच का डिफरेंस था ना, ये पूरा क्या था मेरे पास? डेल्टा O। तो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया पेयरिंग एनर्जी से भी कि जो पेयरिंग हो ही नहीं पाई, कि जो इधर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर जा ही नहीं पाए। किसके केस में? वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं? होन्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं D1, D2, D3, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किसकी क्या वैल्यू, किसकी CFSE क्या आती है, एंड देन हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे CFT के बेस पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।